Yes, our today topic is zeroth law of thermodynamics और जो कि आपने पढ़ा भी है थर्मल इक्विलिब्रियम से इसका कंसेप्ट जुड़ा रहेगा थर्मल इक्विलिब्रियम। एज यू नो वेरी वेल कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो भी सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो इसके लिए अब फाइनली हम जो इसकी डेफिनेशन से जो चीज निकल कर आई है वो करेंगे स्टडी। क्या करेंगे? सबसे पहले यू हैव टू टेक 2 कंटेनर, this one is first, this one is second and these are separated by adiabatic wall। किससे होंगे? adiabatic wall से। सारा का सारा आपने क्या कर दिया, adiabatic wall बना दिया। एक कंटेनर में क्या है, फ्लूइड 1 और सेकंड फ्लूइड 2। यू नो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो भी है इसके वो सब क्या है, आपने इस तरह से इसको लिख लिया। हर एक केस में लिखना, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर आपने 2 गैसेस ले लिया, वो जिसमें फ्लूइड 1 में डिफरेंट गैसेस है। ओके, ये होगा फ्लूइड 2, गैस ले ली डिफरेंट, टेम्परेचर रहेगा इसका, वॉल्यूम, प्रेशर सब कुछ डिफरेंट ले लिया आपने, ठीक है। और जो ये इनके बीच में आपने ये जिगजैग लाइन लगाई है, स्लाइडिंग लाइंस लगाई है, ये क्या शो कर रही है, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल्स में नॉन कंडक्टिंग, नो हीट ट्रांसफर, ठीक है, नो हीट फ्लो थ्रू इट, रिमेंबर दिस। बट यहाँ पर देखो अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है, यहाँ पर जो मैं वॉल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कंडक्टिंग। डॉट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, डॉट। यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल्स के लिए सर्कल्स का यूज किया गया, ग्रीन और रेड, बट हियर आई एम टेकिंग डॉट। दिस डॉट शो दैट दिस वॉल इज कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल का साइंटिफिक नेम क्या दिया था, फिजिक्स में क्या बोलते थे, डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल। तो इसके अंदर क्या होता है, हीट कैन फ्लो थ्रू इट, हीट चल सकती है इसके अंदर, ठीक है, इसको पास कर सकती है। तो अब बात आ जाती है कि इसको हमने क्यों बनाया और क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एक थर्ड कंटेनर लेंगे। क्या लेंगे? थर्ड कंटेनर। दिस इज फ्लूइड 3, फ्लूइड 3। और यहाँ पर आप कौन सी, यहाँ पर कोई भी गैस ले सकते हो आप। यहाँ पर इस तरह से गैस बना दिया आपने, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब डिफरेंट, P3, V3, T3, ठीक है, मोल, मास, नंबर ऑफ मोल, 3 से आप डिनोट कर। तो क्या होगा इस कंडीशन में? जीरोथ लॉ को समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। सिंपल बात है बिल्कुल, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग जो आपको मैंने बताया
वो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, हीट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो एक सिंगल दो अलग अलग सिस्टम डिफरेंट टेम्परेचर पर भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। ये आपने इसी से लास्ट केस पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी एडियाबैटिक में कर दीजिए, मतलब यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए हीट। इस तरह से, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम एडियाबैटिक हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा, यहाँ से भी कोई हीट फ्लो नहीं करेगा। क्या होगा, फ्लूइड 1 और 2 बीच में कौन सी वॉल है, एडियाबैटिक वॉल। कोई हीट यहाँ से ना तो इधर जा सकती है और ना ही यहाँ से इधर आ सकती है, तो ये तो चीज होगी नहीं। बट ये वाली जो हीट है ये आपकी फ्लो कर सकती है फर्स्ट वाले की थर्ड के साथ, सेकंड वाले की थर्ड के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है T1, यहाँ पर T2 और यहाँ पर T3 फिलहाल। लेकिन जैसे ही आपने डायथर्मिक वॉल बीच में लगाई, एडियाबैटिक इन दोनों के बीच में लगाई, तो क्या होता है, फर्स्ट वाला थर्ड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फ्लूइड फर्स्ट क्या था, T1 टेम्परेचर पे था, ये फ्लूइड टेम्परेचर T3 के साथ आ जाएगा। नोट करिए इक्वेशन था, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट फ्लूइड इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ थर्ड। इसी तरह से सेकंड वाले का भी थर्ड के इक्वल बनेगा। ये जीरो फ्लो है, फ्लूइड ऑफ टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू फ्लूइड ऑफ टेम्परेचर 3। ओके, तो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, इधर से ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। कौन से इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में। कौन से इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट थर्ड के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया है, सेकंड थर्ड के साथ आ गया है, तो आप ये बात कह सकते हो, ये जीरो फ्लो ने बोला था, फ्लूइड ऑफ वन टेम्परेचर इज इक्वल टू सेकंड। यानी कि ये दोनों भी आपस में किसमें आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। इन शॉर्ट ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, दिस इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलो थर्मोडायनामिक, जिसके अंदर हमने आज से जितने भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम या पढ़ने वाले हैं, सभी लॉज को एक तरह से कंबाइंड स्टडी कर पढ़ा गया है, सभी चीजों को। बट यहाँ पर आपने जो पढ़ना है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स के डीप में या उनके शॉर्ट होने पे ज्यादा नहीं जाना अंदर, और ना ही फोर्स वगैरह वगैरह की बात करनी है। सिस्टम और ज्यादा मेनली गैस के बारे में आप पढ़ेंगे। चलो इसके बाद कुछ और टर्म्स है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये चैप्टर का बेसिक ही इतना है, अगर वो समझ में ना आए तो इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आता, और थ्योरेटिकल भी है, बहुत ज्यादा समझना पड़ता है। इसके बाद कंसेप्ट पढ़ेंगे हम इंटरनल एनर्जी का। किसका, इंटरनल एनर्जी। देखो नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनल एनर्जी, अंदर जो एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी बॉडी के। वैसे जो आप हमेशा एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, टोटल एनर्जी। हम सिर्फ दो ही लेते हैं, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यही पढ़ा है आपने कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कॉम्बिनेशन की इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू मोशन, और ये रेस्ट एंड हाइट। ठीक है, रेस्ट एंड हाइट।
यानी कि सरफेस से कितनी ऊपर है कोई चीज वो पता होनी चाहिए और रेस्ट पे होनी चाहिए, तो आप इसको इस तरह से mgh करके निकाल लेते थे। और अगर मोशन पे है तो हाफ एम वी स्क्वायर, अगर हाइट पे मोशन पे है तो दोनों ही हो जाती थी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी। बट इंटरनल एनर्जी का जो एक कंसेप्ट आ रहा है, इसको आप टोटल एनर्जी में काउंट करेंगे। थर्मोडायनेमिक में एक चीज और ऐड हो गई है, वो है इंटरनल एनर्जी, कि बॉडी कितने मोशन में है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, मास m है, बॉडी की वेलोसिटी v है, हाइट h है, ठीक है। तो आप इसकी ये दो एनर्जी स्टडी करते थे। बट इंटरनली बॉडी के पास अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल, क्या होते हैं, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आप साथ में इसकी एनर्जी को भी लेकर चलें, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा कंसेप्ट, इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट बन जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में आप स्टडी करें। अब ये इंटरनल एनर्जी है क्या, इंटरनल एनर्जी इनके मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है। किस पर, मॉलिक्यूल्स की वजह से, ड्यू टू मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या क्या चीजें हो सकती है, मॉलिक्यूलर लेवल पर ये मोशन में हो सकते हैं, गैस होती है ना, मान लो ये तो सॉलिड चीज आप देख रहे हो, सपोज ये कोई फ्लूइड है, देखो थर्मोडायनेमिक्स में आप गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कोई फ्लूइड है, इसके जो पार्टिकल है चल रहे होंगे, मोशन में होंगे, ठीक है, अंदर ही अंदर मोशन में होंगे, चल रहे होंगे, हाइट वाइट भी ले रहे होंगे, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में बेसिकली जो एनर्जीज आएंगी वो होगी फर्स्ट मोशन की वजह से, इसकी वजह से मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, सॉरी, सेकंड, उसके बाद मोशन अगर मॉलिक्यूल्स का अंदर हो रहा है तो एक तरह से वन काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अलग से पढ़ना, ये वाली काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की, ये वाली काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स जो इंटरनली अंदर फ्लो कर रही है, मूव कर रही है, रैंडम मोशन में है, ठीक है, उसकी वजह से यू नो गैस के अंदर रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। सेकंड, हाइट, हाइट भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो हाइट होने की वजह से क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है इसके अंदर। देखो ये सब इंटरनल एनर्जी के अंदर की बात हो रही है। सेकंड, जो गैस थ्योरी है वो कहती है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी देगी। कौन सी देगी, पोटेंशियल एनर्जी, आइदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। प्लस टू में पढ़ेंगे आप इस चीज को कि चार्ज और अनचार्ज बॉडी होती है, ठीक है, एक दूसरे को जब वो अट्रैक्ट और रिपेल करती है तो ये वाली एनर्जीज क्या होती है, कम्स इनटू प्ले, काम करने लग जाती है। थर्ड, थर्ड होती है ये हाई टेम्परेचर पर, इस पर हाई टेम्परेचर, अगर आप किसी गैस को गर्म करते हैं, गर्म करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये एनर्जी तब आएगी एट हाई टेम्परेचर, वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कब आएगी ये, जब हाई टेम्परेचर होगा तो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट, और साथ में रोटेशन भी आप इसी के साथ ही ऐड कर लो, रोटेशनल मोशन मीन उसकी स्पिनिंग की वजह से, स्पिनिंग इफेक्ट, अगर कोई मॉलिक्यूल स्पिन कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पिन, तो भी उससे क्या हो जाएगी, रोटेशनल एनर्जी।
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है आपको, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता था फार्मूला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नोट कर लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, बाकी तो फार्मूले आते ही होंगे आपको। लीनियर के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इज व्हाट, एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है। अब मॉलिक्यूल्स अंदर चल रहे होते हैं, हाइट भी लेंगे, तो उस वजह से एनर्जी, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से एनर्जी, हाई टेम्परेचर पर उनके वाइब्रेशन और उनके रोटेशन की वजह से एनर्जी। ये सारी एनर्जी जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं इंटरनल एनर्जी के अंदर। ठीक है, इसके बाद मेन कंसेप्ट क्या है, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल का नहीं है। तो इसके लिए अब आइडियल गैस को लेकर बात करेंगे। हालांकि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, लेकिन ये थ्योरी पढ़ने के लिए आप इसको कंसीडर कर रहे हैं, अज्यूम करते हैं। अगर कोई सिस्टम रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट पर, सिस्टम का मतलब इसके अंदर कोई गैस वैस जो भी है, ओके, और साथ में एंड और नो फील्ड, और किसी फील्ड में नहीं है, आइदर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ना तो ग्रेविटेशनल में है और ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है और किसी भी फील्ड में नहीं है, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, देन टोटल एनर्जी TE विल बी इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में क्या क्या आता है वो आपने नोट कर लिया था। चलो, अगर रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसमें, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी ड्यू टू रेस्ट। पोटेंशियल एनर्जी, कोई फील्ड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी बनती है इनके फील्ड की वजह से। देखो सरफेस से ऊपर जाती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड लगता है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो नोट कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का जो रीजन है वो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपने कोई फील्ड नहीं ले रखा है, तो आप इसकी नो फील्ड रीजन देकर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या ले सकते हो, 0। देन टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। यानी कि कोई सिस्टम, अगर आपने एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, कोई उसके मतलब उस कंटेनर के अंदर फ्लूइड है या गैस है, वो मोशन नहीं कर रही है, ना ही हाइट पर है, ठीक है, कोई फील्ड नहीं है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक ना वो, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पर आपको एक एनर्जी मिलेगी, वही आपको टोटल एनर्जी प्रोवाइड करेगी उस सिस्टम। ठीक है, ओके, नोट कर लिया। इस केस में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों के दोनों क्या होंगे, 0। अगर केस क्या है, रेस्ट और नो फील्ड। चलो सेकंड पढ़ते हैं, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए अगर रेस्ट और मोशन है। आइडियल गैस कंडीशन इज व्हाट, रेस्ट प्लस नो फील्ड।
एक आइडियल गैस का सिस्टम है सॉरी, वो भी क्या है, रेस्ट पर है और कोई फील्ड शो नहीं कर रहा है। तब क्या होगा, अगर रेस्ट पर है नो फील्ड, तब भी क्या होगा, टोटल एनर्जी इज ड्यू टू टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है प्लस इंटरनल एनर्जी। अगर आइडियल गैस रेस्ट पे होगी तो क्या होगा, फिर दोबारा से काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, क्या बचेगा, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी। तो आइडियल गैस के केस में आप ये चीज नोट कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के अंदर भी आपने क्या पढ़ा था कि इसके मॉलिक्यूल मोशन में होंगे, मॉलिक्यूल इन मोशन। और क्या पढ़ा था सेकंड पॉइंट में, FO ए की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, उसकी वजह से क्या होगा, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है ना। थर्ड क्या पढ़ा था, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर उनके अंदर वाइब्रेशन या रोटेशनल एनर्जी है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर हम आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर हाई नहीं लेंगे, तो ये वाली कोई एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद आइडियल गैस में देखो ये पॉइंट निकल कर आ गया, इसके अंदर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी आपने लिखा हुआ है, इवन इसके अंदर FOA यानी कि आइडियल गैस के अंदर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। यहाँ पर आपने ले रखा था, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे सिंपल गैस के लिए बात कर रही है। आइडियल गैस के लिए हाई टेम्परेचर का कंसेप्ट छोड़ दिया आपने, कोई हाई टेम्परेचर नहीं है और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई इसकी, 0। तो बचा क्या, मॉलिक्यूल्स इन मोशन, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज नॉन जीरो। तो यहाँ से आपका जो ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी है, इसको भी आप टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, ओनली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बट मॉलिक्यूल्स लेवल पर, किस पर, मॉलिक्यूल्स लेवल पर, पूरे सिस्टम का नहीं। पूरे सिस्टम का तो क्या लिया गया है, रेस्ट दिया गया है। तो दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी आपके पास है इसके अंदर, ठीक है, दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी, दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, एक तो सिस्टम के लिए है ये और दूसरी इसके अंदर इन 3 पॉइंट्स में छुपी हुई है। फर्स्ट मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से, सेकंड उनके अट्रैक्शंस की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशन भी होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्ड रोटेशन की वजह से। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये तीनों चीजें आपको इंटरनल एनर्जी के अंदर पढ़नी है। ये अगर आपके रेस्ट और नो फील्ड कंडीशन है तो ये दोनों आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर सिस्टम भी मूव करेगा तो आपको ये भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल हमने क्या स्टडी करा कि जो हमारी टोटल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी के केस के लिए होगी। सेकंड, फॉर आइडियल गैस आपने क्या पढ़ा, जो हमारी टोटल एनर्जी है वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकल के आया हमारे पास आइडियल गैस के लिए। नोट करते रहना बच्चों इसको, थ्योरी है वैसे समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये चीज, ये कंसेप्ट आपको एज इट इज नोट करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, साथ के साथ नोट्स बनाओ इसके। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग is
आइडियल गैस का कंसेप्ट ही लेकर चल रहे हैं हम। मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस क्या होती है? सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल होने वाले कौन कौन से होते हैं वो? जैसे हीलियम, नियोन, ये सब क्या होंगे? सिंगल। H2N2 नहीं, उसमें दो दो होंगे, H2N2, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनर्ट गैस पढ़ी है ना आपने, आर्गन, क्रिप्टोन, ये सब क्या है? कोई फार्मूला नहीं, सिंगल सिंपल एलिमेंट से आप इन गैसेस को शो कर सकते हो। कौन सी गैस होती है ये? मोनोएटॉमिक। इनका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है? मॉलिक्यूल तो क्या कहेगी, मॉलिक्यूल में तो एक दो एटम मिलते हैं, तो इनका जो एटम होता है वो कैसा होता है? सिंगल इस तरह से मिलेगा। सपोज ये हीलियम का, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या होगी इसके अंदर टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होगी इसकी इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी इसकी? फिर काइनेटिक, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। और आइडियल गैस का कंसेप्ट है FOA, तो होगा ही नहीं इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो। दूसरा स्पिनिंग इफेक्ट या रोटेशन, इसको देख लेते हैं। ये कोई मॉलिक्यूल है आपके, छोटा सा ही होता है ना एक एटम, ठीक है। उसका ये क्या होगा? रेडियस। और अगर ये स्पिन करेगा, स्पिन करेगा तो कैसे? इस तरह से स्पिन। तो I इंटू आर स्क्वायर, ये वेरी वेरी लेस होगा, बहुत कम, वेरी लेस, बहुत कम होगा, जिसकी वजह से इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो के करीब। किसकी? जीरो की। फार्मूला पता है, I हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो I की वैल्यू क्या होती है? I mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस देखिए, मास भी बहुत लेस है इसका, सिंगल है, ठीक है। और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देखिए रोटेशन का, ये रोटेशनल एक्सिस का आर की वैल्यू क्या है? बहुत कम है। तो यहाँ पर इसका ये थर्ड पॉइंट भी, इंटरनल एनर्जी में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्पिनिंग एट हाई टेम्परेचर, वाइब्रेशन पे कह सकते हो। तो ये वाइब्रेशन वाली और रोटेशन वाली एनर्जी क्या हो सकती है इसकी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आइडियल गैस का केस है, FOA नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से होगी। अब देखते हैं इस मॉलिक्यूल को, इस एटम को, मोनोएटॉमिक गैस का जो एटम होगा वो क्या कर सकता है? स्पिनिंग, आप इसको स्पिनिंग इफेक्ट खत्म कर रहे हो, ले नहीं रहे हो, ये आपका एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में कर सकता है और जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस में Vx वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे Vy, और इधर Vz, इस तरह से मूव कर सकता है। तो यहाँ से ही हमारा एक दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या चीज? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे ले सकते हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा इसका? कहाँ कहाँ से ये मोशन कर सकता है? एक्स, वाई और जेड एक्सिस में। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, अगर वो एक्स एक्सिस पर चलता है, प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से लिख सकते हो आप, और इसकी जो वैल्यू रहने वाली है इसमें क्या रहेगी? देखो स्पिनिंग ये
स्पिनिंग हमने 0 ले ली थी इसकी, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत लेस है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कोई चांस नहीं। ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, फॉर सिंगल FOA 0 का आइडियल गैस में, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो बची कौन सी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो मोनोएटॉमिक गैस में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपने क्या नोट करा? इस टोटल एनर्जी इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी, और वो भी काइनेटिक एनर्जी कौन सा? इंटरनल एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब वो काइनेटिक एनर्जी में रोटेशन और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुके हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3, 1 2 3। इस तरह से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ले सकते हो। चलो इसको एक काम करते हैं, डाई एटॉमिक के लिए करते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा ये। For diatomic molecule, ठीक है, डायटोमिक मोलिक्यूल कैसे होते हैं? H2N2 लाइक दिस, O2, ये सब क्या है? डायटोमिक गैस। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानते हो? स्ट्रक्चर के बारे में O2 का कैसे स्ट्रक्चर होगा? इस तरह दो होंगे ना, उसमें पहले वाले टॉपिक में क्या था? सिंगल, इसमें क्या है? डबल, दो दो O होंगी, बीच में बॉन्ड होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये कौन सी एक्सिस? एक्स वाई जेड। ओके, चलो ये कैसे घूम सकता है इसमें, कैसे चल सकता है इसमें? बीच में ले लेते हैं इसको, है बीच में ले लेते हैं। बीच में रखते हैं, रोटेशन कराने के लिए बीच में। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करेंगे कैसे? टोटल एनर्जी क्या होगी इसमें? इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे? ये एक्स डायरेक्शन में भी घूम सकता है, तो कौन सी एनर्जी? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे जा सकते हैं, प्लस वाई में, जेड में, ऊपर वाई ले लो, नीचे जेड, थोड़ा सिंपल रहेगा आपके लिए। हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये तो लीनियर मोशन इस तरह से हो सकता है, बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब देखो रोटेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रोटेशन। कहाँ पर? एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पर रोटेशन इस तरह से, जेड एक्सिस पर भी हो सकता है, बट एक्स एक्सिस पर कैसा हो? ये देखिए, इसको ले लीजिए, ऐसे है। ठीक है, इस तरह से रोटेशन हो सकता है इसका, तो यानी कि वाई एक्सिस के लिए ले सकते हैं। उसके बाद ऐसे है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस पर भी रोटेशन होगा, बट फिर जेड एक्सिस पर कैसे होगा? ये तो ऐसे ही है, तो जेड एक्सिस पर आप इसको रोल करिए यहाँ पर,
इस तरह से हो। जो ये दो केस आपको दिखाए गए हैं, एक तो ये वाला, तो सेंटर से आप देखिए इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा इस रोड के सेंटर से, यानी कि ओ के बीच के गैप से। यहाँ पे आर आपको सफिशिएंट मिल जाएगा। और जब आप इसको इस तरह से घुमा रहे हो या ऐसे घुमा रहे हो, तब आपको आर की वैल्यू सफिशिएंट मिल रही है, जिसकी वजह से आई की वैल्यू mr², ये आपको सफिशिएंट मिल जाएगी फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट जब ये उसी एक्सिस पर इस तरह से रोल होगा, देखो 3 केस नहीं बन रहे इसमें, एक्स एक्सिस में लीनियरली जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। बट जब बात आ जाती है इसके रोटेशन की, तो रोटेशन ये या तो ऐसे कर सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकता है। तो सिर्फ ये दो ही एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशन कर सकता है। थर्ड वाली पे क्या होगा, ये खुद रोल होगा, और खुद रोल होगा तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, ये देखिए जस्ट थोड़ा सा वही ओ वाला एक सिंगल मॉलिक्यूल वाला सिंपल छोटा सा आर रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आई इज इक्वल टू mr² लगभग 0 के करीब ले पड़ेगी। तो दो एक्सिस पर रोटेशन होगा, ठीक है। कौन कौन सी पर, अभी आपने इसको एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाला जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई एक्स ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, 0। बट वाई